आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको बीए की इंग्लिश में 90 नंबर हासिल करने का तरीकाकार आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 90 नंबर मिथ है या रियलिटी है। ठीक है, तो आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है। आज की वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ 90 नंबर हासिल करने का फार्मूला बताऊंगा, बल्कि आप लोगों को एक सेल्फ राइटिंग यानी पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका, यानी सवाल लिखने का तरीका, वो भी सेल्फ राइटिंग के ज़रिए आपने कैसे लिखना है ये इस वीडियो में दिखाऊंगा। यानी एक सवाल स्टूडेंट क्या करते हैं, रट्टा लगा लेते हैं, कोटेशन तैयार कर करके थक जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के दिन उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने क्या याद किया था, मतलब प्रेशर इतना हो जाता है। लेकिन मैं सेल्फ राइटिंग का एक आसान तरीन तरीकाकार बताऊंगा कि उन्होंने आसान तरीके से किस तरह तैयारी करनी है और कौन कौन से सवाल आते हैं, किस किस्म के आते हैं और उनको हल कैसे करना है। ये सब कुछ आज की वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, पोइट्री के सेक्शन में आपके जो से सवाल पूछे जाते हैं वो 3 किस्म के होते हैं: थीम पर, समरी पर, क्रिटिकल एप्रिसिएशन पर और टर्म्स पर। एज अ पोइट और राइटिंग स्टाइल इसी में शामिल है। अब बात करते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन को आपने किस तरह हल करना है। 7 स्टेप है जी। इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट, इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम, ठीक है, मेन थीम ऑफ द पोइम, क्रिटिसिज्म ऑन मॉडर्न लव या मॉडर्न सोसाइटी या मॉडर्न सिविलाइजेशन आ जाता है। ठीक है, राइटिंग स्टाइल, यूज ऑफ टर्म और कैलकुलेशन। ये लिखने कैसे हैं मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा, आपने परेशान नहीं होना। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सा क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने का मैंने तरीकाकार बताया है, इसमें 7 पॉइंट आपने लिखने होते हैं। किसी भी पोइम के आपने जब क्रिटिकल एप्रिसिएशन को लिखना होता है तो उसमें 7 पॉइंट लिखने होते हैं और आपने इसके मुताबिक लिखने हैं। अगर टर्म्स पर सवाल आ जाए या एज अ पोइट पर सवाल आ जाए या राइटिंग स्टाइल पर सवाल आ जाए पोइम के, तो आपने इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट, ठीक है, राइटिंग स्टाइल और यूज ऑफ टर्म और कैलकुलेशन को बयान करना होता है। अब इसमें क्या क्या लिखना है जी, वो भी इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो को मुकम्मल आखिर तक वॉच करना है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो को अगेन देखिएगा, अगेन भी ना समझ आए तो थर्ड टाइम लास्ट भी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, आपने फिलहाल ये देखना है कि आपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन में कौन से पॉइंट लिखनी है और टर्म्स ऑफ द पोइम में आपने कौन से पॉइंट लिखनी है, ये आपको आगे समझ। अब आपको बता दूं ये सवालों की किस्म है। ठीक है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन एक सवाल की किस्म है और टर्म्स जो सी है ये भी एक सवाल की किस्म है। इसमें ये स्टेप आपने फॉलो करने होते हैं, मतलब यही आपने बराहल लिखने होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने फिलहाल ये स्टेप याद रखने हैं, इनमें क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये भी इसी वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से, मतलब कम से कम एक वीडियो बनाने में 5 घंटे लग जाते हैं। तो आप लोगों ने सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और वीडियो को लाजमी लाइक करना होता है और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सके। तो चलते हैं जी, नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी किस्म कौन सी है सवालों में। थीम्स पर सवाल आ जाता है पोइम के या समरी पर सवाल आ जाता है। ठीक है, इसमें आपने कौन से स्टेप लिखने होते हैं जी, आपने इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट लिखना होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम लिखना होता है, मेन थीम ऑफ द पोइम यानी कंटेक्स्ट आपने लिखना होता है, शॉर्ट समरी भी तीसरे में आप लिख सकते हैं, क्रिटिसाइज ऑन मॉडर्न सोसाइटी या मॉडर्न लव या मॉडर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, इस पर कोई ना कोई शायर जोन सा भी है ना वो तनकीद तो लाजमी करता है, आपने वो लिख देना है और कंक्लूजन आपने लिख देना है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया पोइम के सवालों का। ठीक है, 3 किस्म के सवाल हमने डिस्कस किए, एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन वाला, एक टर्म्स ऑफ द पोइम वाला और तीसरा थीम ऑफ द पोइम या समरी ऑफ द पोइम वाला। ठीक है, आपको यह समझ आ गई है तो नेक्स्ट चलते हैं। लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ आई तो आपने लाजमी यहाँ से ही वीडियो दोबारा देख लेनी है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आपने मिक्स नहीं करने। ठीक है, तो चलते हैं जी नेक्स्ट। अब मैं आपको बताता चलूँ, एक सवाल में 3 हिस्से होते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कितने अल्फाज में लिखने हैं बीए की इंग्लिश में और इसके अलावा उसके नंबर कितने होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं जी। इंट्रोडक्शन में 15 से 20 अल्फाज लिखने हैं, मतलब 1 से 2 सेंटेंस आपने इंट्रोडक्शन, सवाल के मुतल्लिक आपने इंट्रोडक्शन लिखना होता है। ठीक है, वो कैसे लिखना है मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, मेन थीम यानी मेन बॉडी की बात करते हैं। मेन बॉडी में आपने जितने भी स्टेप लिखने होते हैं, ये जो उनसे मैंने बताए थे आपको कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है पोइट का, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम। इंट्रोडक्शन पोइम जो उनसे है ना वो आपका मेन बॉडी में आ जाता है।
ठीक है, 150 से 180 अल्फाज पर आपने लिखना है और ये 8 नंबर का होता है। कंक्लूजन की बात करें तो ये 15 से 20 अल्फाज पर लिखना है, मतलब 1 से 2 सेंटेंसेस में आपने लिखना है और 1 नंबर का होता है। मतलब अगर आप लोग स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते सवाल के तो आपके नंबर कम आ सकते हैं, और कम नंबर आने का मकसद ये है कि आप लोग फेल या नंबर कम लेते हैं। तो आपने स्ट्रक्चर को भी लाजमी फॉलो करना है। अब बात कर, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन में मैंने 7 स्टेप बताए थे। अब 7 स्टेप को मैंने सवाल के स्ट्रक्चर के मुताबिक 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। मतलब इंट्रोडक्शन में आपने खाली पोइट का इंट्रोडक्शन लिखना है 2 सेंटेंसेस में। कैसे लिखना है वो आप लोग मुख्तलिफ वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से सर्च करें, वहाँ से पढ़ें कि फ़लाँ राइटर फ़लाँ पोइट का इंट्रोडक्शन क्या है। जो आपको इजी लगे वो लिख दें, अपने अल्फाज में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन सेंटेंस ठीक हो, ग्रामेटिकली एक और वोकैबुलरी के लिहाज से ठीक हो। मेन बॉडी आपने 150 अल्फाज लिखना है, 180 अल्फाज तक 8 नंबर होते हैं। इसमें की पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि एक पोइम का तारुफ आपने लिख कर तैयार करना है जी, ठीक है। और मेन थीम यानी कंटेक्स्ट आपने लिखना होता है। क्रिटिसाइज ऑन मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न लव, ठीक है, जिस पर भी तनकीद करता है वो आपने लिखना होता है। राइटिंग स्टाइल आपने लिखना होता है। यूज़ ऑफ टर्म लिखना होता है कि कौन कौन सी तकनीक इस्तेमाल की, टर्म इस्तेमाल की। कंक्लूजन आपने लिखना होता है, मतलब उसकी पोइम आला और हकीकत पसंद आना है, ये बात आपने लिखनी होती है कंक्लूजन में, ठीक है, आखिरी लाइन में। अब बात करते हैं टर्म पर। इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट आपने लिखना है, ये भी उसी तरह लिखना है। मेन बॉडी में आपने क्या क्या लिखना है जी, की पॉइंट्स आपने तैयार करने हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम आपने इसमें नहीं लिखना, राइटिंग स्टाइल लिखना है, यूज़ ऑफ टर्म लिखना होता है, ठीक है, और कंक्लूजन आपने लिखना होता है, ठीक है। आपको बताता चलूँ कि आपने राइटिंग स्टाइल यानी टर्म्स में आपने ये बताना होता है कि उसने अच्छे तरीके से जो जो तकनीक इस्तेमाल की है, आपने कंक्लूजन में लिखना होता है कि उसने अच्छे तरीके से ये तकनीक इस्तेमाल की जो कि उसकी पोइम को बहुत ही ज़्यादा पुरअसर बनाती है। ये बात आपने कंक्लूजन में लिख देनी है, इंग्लिश में लिख दीजिएगा। एक हुनर है सवाल हल करना, ना रट्टा लगाने से बेहतर है कि आप सवाल को समझें, ठीक है। सवाल समझकर उसको स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर आप लोग लिखते हैं तो आपको मैं बता दूं कि आपका सवाल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये भी 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। अब इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा पैराग्राफ का वो भी मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा। आपने वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। अब बात करते हैं थीम ऑफ द पोइम। फिलहाल मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करके बता रहा हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन आपने लिखना होता है कि शायर के बारे में आपने पहली बात लिख दी, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपने लिखना है कि उसने बहुत से थीम्स बयान किए अपनी नज़म में जो कि उसकी नज़म को बहुत ही पुरअसर बनाते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया 2 सेंटेंस में। अब आगे आपने क्या करना है, आगे आपने मेन बॉडी लिखनी है। मेन बॉडी में आपने की पॉइंट्स लिखने हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम, ठीक है, मेन थीम ऑफ द पोइम के जितनी भी पोइम्स के आपको कंटेक्स्ट आते हैं वो आपने लिखने होते हैं, या आपको जो थीम नज़र आता है उस पोइम के अंदर वो उठा के लिख देना है। क्रिटिसाइज ऑन मॉडर्न सोसाइटी आपने लिख देना है। अब इस पर पैराग्राफ कैसे लिखना है ये आपको नेक्स्ट बताऊंगा इसी वीडियो में। कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में आपने बता देना है कि इसने जो थीम इस्तेमाल किए हैं ये इसकी नज़म को बहुत ही पुरअसर बनाते हैं और ये इंसान की ज़िंदगी के लिए एक मैसेज भी देते हैं, ठीक है। इसी तरह हम कह सकते हैं इसके थीम बहुत ही आला हैं। ये आपका कंक्लूजन हो गया। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन आपने कैसे लिखना है। मैंने पहले भी आपको बताया था इंट्रोडक्शन के लिए आप लोग क्या करें जी, एक बुक हम लोग तैयार करके जाते हैं। होता ये है कि एक बुक में जो उनसे अल्फाज होते हैं वो स्टूडेंट को समझ नहीं आते, याद करने में दुश्वारी होती है। तो फिर मेरा मशवरा यही है कि आप लोग गूगल पर जाएं और इंट्रोडक्शन हर पोइम का आप लोग सर्च करें, जो आपको अच्छा लगे वो उठाकर लिख लें, क्योंकि आपका दिमाग जो आपके दिमाग को जो आसान लगता है वो उठा के लिखें इंट्रोडक्शन। लेकिन ये ध्यान में रहे कि वो करेक्ट हो, एक, और दूसरा पोइम के मुतल्लिक हो, ठीक है, और इसके अलावा 2 सेंटेंसेस में हो, ये भी ध्यान में रहे। मेन बॉडी की बात करें तो मेन बॉडी में आपको मैंने बताया था कि आपने इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट लिखना होता है, राइटिंग स्टाइल लिखना होता है, क्रिटिसाइज ऑन मॉडर्न सोसाइटी या मॉडर्न लव आपने लिखना होता है। ये इस तरह के पैराग्राफ जो से है ना, की पॉइंट्स जो से हेडिंग्स, उनको आपने इस तरह लिखना है। मतलब आपने टॉपिक सेंटेंस पहले लिखना है, एक्सटेंशन ऑफ द पैराग्राफ वाली बात लिखनी है, मतलब
नेक्स्ट आपने लिखना है जी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन जो सा है ये कैसे लिखनी है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। एग्जाम्पलीफिकेशन क्या होती है ये भी इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पलीफिकेशन किसकी देनी है, आपने पोइम की देनी है। ठीक है, कंक्लूजन किसे कहते हैं ये भी मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना। फिलहाल आपने स्टेप को फॉलो करना है, स्टेप आप लोग समझेंगे तो आपको समझ आएगी मेरी बात। ठीक है, आपको बताता चलूं कि टॉपिक सेंटेंस आप फर्ज कर लें की पॉइंट लिख रहे हैं यानी हेडिंग लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम आपने लिखना है जी दिस इज सिंपल पोइम अबाउट लव भी आ सकता है जिसके मुतालिक है या उसके बारे में लिखें। अबाउट नेचर है तो नेचर के बारे में आप लिख दें। ये नज़म किसके मुतालिक है, नेचर के बारे में फ़र्ज़ कर लें तो आप नेचर लिख दें। जिसके बारे में है वो आपने टॉपिक्स वो बात आपने लिखनी है। ये आपकी क्या होगी, टॉपिक सेंटेंस की बात होगी। अब बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ द पैराग्राफ। आपने कहा ये नज़म नेचर के बारे में है तो आपने कहना है नेचर का जौन सा अवामल है इसकी नज़म में बहुत ही वाज़िया पाया जाता है। हर नज़म में तकरीबन हर नज़म के हर शेर में पाया जाता है। ये एक्सटेंशन ऑफ द पैराग्राफ होगी लाइन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैराग्राफ यानी आपने तशरीह कर देनी है। आपने पहली बात कही थी ये सिंपल नज़म है नेचर के बारे में, दूसरे में आपने ये बात की थी कि हर नज़म में पाई जाती है, और तीसरी में आपने कहना है कि वो नेचर को पसंद करता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी नज़म में इसका जिक्र करता है। आइए समझिए आपकी एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ होगी। हर पैराग्राफ को आपने इसी तरह लिखना है। अगर वो नेचर के बारे में लिख रहे हैं तो नेचर के बारे में, अगर वो आप क्रिटिसिज्म के बारे में लिख रहे हैं तो दिस इज सिंपल पोइम अबाउट क्रिटिसिज्म, आपने इस तरह स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो आपने बात को समझने की कोशिश करनी है। एग्जाम्पलीफिकेशन, एग्जाम्पलीफिकेशन में आपने क्या करना है जी, आपने टेक्स्ट उठाना है पोइम का, उसमें अगर जो स्टैंजा जो आपने बात कही है नेचर के बारे में आपने बात कही है तो नेचर के बारे में जो भी लाइन है उसके टेक्स्ट के अंदर वो उठाकर आपने कोटेशन के तौर पर लिख देनी है। कोटेशन के तौर पर लिख देनी है। अगर आपने लव के बारे में कोई बात कही है दिस इज सिंपल पोइम अबाउट लव, तो अगर उसकी पोइम में लव के बारे में कोई लाइन नज़र आती है तो आपने वो उठा के कोटेशन के तौर पर लिख देनी है। ठीक है, तो ये आपकी एग्जाम्पलीफिकेशन होगी। अब कंक्लूजन में आपने क्या कहना है जी, कंक्लूजन में आपने कहना है इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये नज़म डैश के बारे में है। ठीक है, मतलब नेचर के बारे में है तो नेचर के बारे में आ जाएगी, प्यार के बारे में है तो प्यार के बारे में आ जाएगी, जिसके बारे में है उसके बारे में आपने वो बात अपनी ख़त्म करनी है। मतलब ये स्ट्रक्चर हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम पर। अब इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम के बाद आप क्रिटिसिज्म पर कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं या की पॉइंट लिख रहे हैं तो उसको भी आपने इसी तरीके से लिखना है। हर की पॉइंट को आपने इसी स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ या स्ट्रक्चर ऑफ की पॉइंट को फॉलो करते हुए लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंक्लूजन जोन सा मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन मेन बॉडी और कंक्लूजन क्या है, हिस्सा है एक पोइम का। तो आपको मैंने दो हिस्से बता दिए, इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी लिखने का तरीका। अब कंक्लूजन की बात करें तो आपने कंक्लूजन में ये बात लिखनी होती है कि जो आपने फ़र्ज़ कर लें अगर बात की या क्रिटिकल एप्रिसिएशन की तो आपने कहना है जी जो जो चीज़ बयान की है ना आपने ऊपर मेन बॉडी के अंदर वो उठा के आपने नीचे लिख देनी है कंक्लूजन में। फ़र्ज़ कर लें उसकी पोइम आपने लिखा है जी उसकी पोइम डैश के बारे नेचर के बारे में है जो कि उसके थीम को और कंटेंट को और इसके अलावा उसकी तकनीक जो सी है वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान की गई, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उसकी नज़म बहुत ही बेहतरीन है या वो बहुत अजीम शायर है। ये आपका कंक्लूजन हो गया। अब आपको बता दूं कि ये तो आपका पोइट्री का सेक्शन मुकम्मल हो गया। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, हम लोग बात कर रहे हैं आप स्टोरीज़ की, और इसके अलावा आपके प्ले में से जो सवाल आते हैं वो तीन किस्म के होते हैं। एक तो करेक्टर पर आता है, एक समरी पर आता है या थीम पर आता है, एक एज अ पोइट या एज अ राइटर पर आता है। ये तीन किस्म के सवाल आते हैं, इनको हल कैसे करना है वो पहले डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक सवाल जो सा होता है उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाए। तीन हिस्सों में डिवाइड आपने करना है जी, इंट्रोडक्शन पर, मेन बॉडी पर और कंक्लूजन पर। ये वही चीज़ है जो मैंने बता दी है। ठीक है, अब बताता चलूँ कि करैक्टर अगर आ जाए करैक्टर पर सवाल तो आपने सबसे पहले उसका तारुफ लिखना है, उसकी शक्ल के बारे में लिखना है, वो कौन था। ठीक है, ये बात होगी आपकी करैक्टर में।
अब मेन बॉडी में आपने क्या लिखना है जी, मेन बॉडी में उसकी खूबियाँ या खामियाँ आपने उठा के लिख देनी है और कैलकुलेशन आपने लिख देना है। ये चीज़ आपने करैक्टर में ये 3 स्टेप आपने लिखने होते हैं। आइए समझ, कुछ स्टूडेंट को ये बात समझ ही नहीं आती कि ये करैक्टर में हमने क्या लिखना होता है। ठीक है, तो वो करैक्टर में पूछ रहा कुछ और होता है, जवाब आप कुछ और दे रहे होते हैं, मतलब कैलकुलेशन उठा के शुरू में लिख रहे होते हैं। इस तरह की चीज़ नहीं करनी। अब बात करते हैं थीम ऑफ द पोइम या स्टोरीज ऑफ द थीम। ठीक है, थीम ऑफ स्टोरीज बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बताता चलूँ, समरी ऑफ द प्ले भी आ सकता है या समरी ऑफ स्टोरीज भी आ सकता है। तो आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर आपने लिखना होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्ले, या आप लोगों ने स्टोरी का इंट्रोडक्शन लिखना होता है थोड़ा सा, मेन थीम या कंक्लूजन कंटेक्स्ट आप लिख सकते हैं जी। क्रिटिसाइज ऑन मॉडर्न सोसाइटी या मॉडर्न लव, जिस पर वो तनकीद कर रही है, और उसके बाद आपने कंक्लूजन लिखना होता है। ठीक है, टर्म्स पर बात करें तो टर्म्स पर आप अगर सवाल आ जाए या राइटिंग स्टाइल पर सवाल आ जाए या एज अ पोइट या एज अ राइटर पर सवाल आ जाए, तो आपने ये स्टेप फॉलो करने होते हैं, ये चीज़ें लिखनी होती हैं। मतलब इंट्रोडक्शन आपने लिखना होता है, मेन बॉडी में आपके की पॉइंट्स आएंगे जी, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोरी या प्ले आ जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद आपने जो स्टोरी में राइटिंग स्टाइल इस्तेमाल हुआ, जो इस्तलाह इस्तेमाल हुई, वो लिख देनी है और कैलकुलेशन लिख देना है। ये आपकी टर्म्स होगी। अब बात करते हैं कि आपने इसमें पॉइंट्स कैसे लिखने हैं। वो जो सा स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ मैंने लिखवाया था, उसके मुताबिक आपने हर पैराग्राफ को लिखना है। ठीक है, उन स्टेप्स को आपने इसी तरह लिखना है। आइए समझ। अब डेली प्रैक्टिस आपने प्रेसी की करनी है। प्रेसी आपकी 25 नंबर की आती है जी यूनिवर्सिटी के पेपर में। ठीक है, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी का मैं बता रहा हूँ। तो 25 नंबर की जोन सी आपने प्रेसी लिखनी है, वो आपने डेली बेसिस पर जो रूल मैंने 15 बताए हुए हैं अपनी वीडियो में, वो आपने वॉच कर लेनी है वीडियो, और इंशाल्लाह मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों ने वो वॉच करके क्या करना है जी, उसको अच्छे तरीके से समझना है और प्रैक्टिस कर लेनी है। डेली बेसिस पर करें, इंशाल्लाहुल अज़ीम आपके 25 नंबर ये भी कन्फर्म हो गए। ठीक है, प्रेसी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप पूरे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को मैंने ये सवाल समझा दिए हैं कि आपने सवाल कैसे पोइम के क्लियर करने हैं, और इसके अलावा आप लोगों ने किस तरह ड्रामे के और इसके अलावा स्टोरी सवाल लिखने हैं, अगर आपको तरीकाकार समझ आ गया ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप लोग पूरे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को चेक करता है। ये नहीं कि आप एक चीज़ बयान करके आ जाएं तो आपको नंबर देगा। ठीक है, मतलब आयरनी इन लेयर पोइम लिखा हुआ है सवाल, तो आप लोग खाली आयरनी की डेफिनेशन लिख कर आ गए हैं और आप कहते हैं कि मुझे पूरे नंबर दे देगा एग्जामिनर, तो ये गलत बात है। ठीक है, आपने सबसे पहले आयरनी का इंट्रोडक्शन लिखना होता है, फिर उसके बाद आपने क्या लिखना होता है जी, आयरनी के सीन लिखने होते हैं, फिर उसके बाद आपने बताना होता है कि कंक्लूजन में कि ये बात इस तरह है। ठीक है, मतलब ये जोन सी इस्तलाह है कि उस पोइट की तरफ से बहुत ही अच्छे अंदाज से लिखी गई है, यानी आपने ये बताना होता है कि ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज है शायर की तरफ से। ठीक है, ये इस तरह की बातें आपने कंक्लूजन में लिखनी होती है। ठीक है, 2-4 आपने एग्जाम्पल पोइम में से उठाकर आपने देनी है, यानी आपने टेक्स्ट में से उठाकर देनी है। ठीक है, अब बात बताता चलूँ, अगर आप लोग CSS या PMS या फिर आप लोग BA की ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। और आपको बताता चलूँ, ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का टेस्ट सिस्टम होगा। इसके अलावा आप लोगों को ये सहूलत है कि दिन के किसी भी वक्त आप अटेंड कर सकते हैं क्लासेस, और इसके अलावा ऑडियो वीडियो लेक्चर सिस्टम होगा। ठीक है, तो आप लोग अगर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करें। अब बात करते हैं डायलॉग आपको मैं मल्टी दूंगा, और मल्टी डायलॉग आपने तैयार करना है। इंट्रोडक्शन का 1 नंबर होता है और कंक्लूजन का 1 नंबर होता है। हाँ, आइए समझ। मेन बॉडी जो सी होती है वो आपको 8 नंबर देती है। ठीक है, अगर 15 नंबर का है तो मतलब 12 नंबर का आपका क्या होता है, मेन बॉडी का हिस्सा होता है डायलॉग के अंदर। ठीक है, ये याद रखिएगा। आप लोगों के 1.5 नंबर इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं, 1.5 नंबर आपके तकरीबन कंक्लूजन में आ जाते हैं। और डायलॉग आप हमेशा क्या करते हैं, मल्टी तैयार करके जाते हैं, उसमें इंट्रोडक्शन लंबा चौड़ा लिखाते हैं और कंक्लूजन भी लंबा चौड़ा, और मेन बॉडी में आप चीज़ें ही नहीं डालते। मेन बॉडी में आपने मेन चीज़ें डालनी होती हैं। ठीक है, मतलब आपने उसमें 4 पेजेस लिखने हैं।
ठीक है। मेन बॉडी में इंट्रोडक्शन आप हाफ पेज में लिखा ही है और कंक्लूजन हाफ पेज पर, मतलब 5 पेजेस पर आपका एक डायलॉग होना चाहिए। हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं जी, एक पेज पर लिख कर आते हैं मल्टी, और बाद में आकर पूछ रहे होते हैं वो, सर जी मुझे 5 नंबर दे देगा। हाँ, बड़ा कमाल का सवाल होता है। तो मैं उन्हें कहता हूँ 5 नंबर फिर आपको ज़ीरो ही मिलेगा। हाँ, इस तरह की बातें नहीं करनी है आप लोगों ने। तो मिलते हैं जी इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो लाजमी अगेन वीडियो को देखिएगा। दूसरी बार ना आए समझ तो थर्ड टाइम लाजमी देखिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।